जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि AEDO का एग्जामिनेशन का डेट लगभग 3 महीने से 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वैसे विद्यार्थी जो सोच रहे थे कि जनवरी में अगर एग्जामिनेशन होता है तो उसमें तैयारी उनकी अधूरी है, उन लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर है कि इन 3 साढ़े 3 महीनों में अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लें। याद रखें, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी कि भोज के समय कोड़ा नहीं रोपा जाता। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक मौका है एक नौकरी पाने की। आज से अगर आप रूटीन को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक अवश्य करेंगे और एक ऑफिसर के रूप में इस वर्ष के अंत तक अपने गांव पहुंचेंगे। तो इन्हीं बातों को विराम देते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गोल्ड मेडल से सम्मानित बिहार के बिहार मंडप की थीम क्या थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विकसित बिहार 2047। प्रश्न में अगर पूछ दे कि ये व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ था तो आपको याद रखना है प्रगति मैदान में, जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखे गए दुर्लभ सांप कॉमन कैट स्नेक का वैज्ञानिक नाम क्या है? 2 का उत्तर है ऑप्शन डी, बोइगा ट्रिगोनेट। प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित गलत कथन को पहचानें। तो इन सभी में से गलत ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन डी गलत है कि इसका आयोजन बिहार के पटना, राजगीर व गया में हुआ था। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात इस वर्ष का शुभंकर गज सिन्हा था, ये मूल रूप से सत्य है, आपको याद रखना है। प्रश्न में ऐसा भी पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शुभंकर क्या था? तो याद रखना है गज सिन्हा था। 12 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 27 खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की गई, ये भी मूल रूप से सत्य है। महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहा, हरियाणा द्वितीय व राजस्थान तृतीय स्थान पर, ये भी सत्य कथन है। चौथा जो है गलत है। इसका कारण क्या है? तो इसका आयोजन बिहार में तो हुआ था, लेकिन पटना ये सही है, राजगीर भी सही है, गया भी सही है। इसके साथ साथ बेगूसराय प्लस भागलपुर में भी इसका आयोजन हुआ था, यानी कि कुल मिलाकर बिहार के 5 जिले में इसका आयोजन हुआ था, ना कि सिर्फ 3 जिले में। इस कारण से ये ऑप्शन गलत था। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह 7वां संस्करण था, है ना। पूछ दे अगर कौन सा संस्करण था तो याद रखना है 7th। प्रश्न है, हाल ही में WHO द्वारा विकसित देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। 4 का उत्तर है ऑप्शन ए, मिस्र को। प्रश्न में अगर पूछ दे कि WHO में कितने सदस्य देश शामिल हैं तो आपको याद रखना है 194 कंट्रीज़ हैं प्लस 2 संबंध सदस्य हैं। इस संस्था की स्थापना कब हुआ था तो याद रखना है, यानी कि WHO की स्थापना अगर पूछ दे तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंड्यूरो 4.0 कहाँ शुरू हुई? उत्तर है तवांग। अब पूछ देगा कि तवांग कहाँ है तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भूनीर, जिसे कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से देश भर में भूजल के बेहतर विनियमन के लिए विकसित किया है इस एप्लीकेशन को। अगला प्रश्न है, 22 मई को मनाए जाने वाले विश्व जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है 22 मई को। प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण हेतु काले हिरणों के लिए बिहार का पहला अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? 8 का उत्तर है ऑप्शन सी, बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड स्थित पीलापुर गांव में काले हिरणों के लिए पहला अभयारण्य बनाया जा रहा है। काले हिरण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो कृष्ण मृग इसे कहते हैं, जिसे कि विश्नोई समाज के लोग इसे कृष्ण का अवतार मानते हैं। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2025 को बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? 9 का उत्तर है ऑप्शन सी, 7 लोगों को। याद रखना है शारदा सिन्हा, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया वह पद्म विभूषण था। सुशील कुमार मोदी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया लोक कार्य के लिए, इन्हें पद्म भूषण दिया गया। भीम सिंह भवेश को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया। हेमंत कुमार चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। किशोर कुणाल, इन्हें भी मरणोपरांत सिविल सर्विस के रूप में समाज में कार्य करने के लिए पद्मश्री दिया गया।
निर्मला देवी कला के क्षेत्र में, इन्हें पद्मश्री मिला। विजय नित्यानंद सुरेश्वरी जी को अध्यात्म के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल में बिहार सरकार द्वारा घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इसका उत्तर है पश्चिमी चंपारण। यह बिहार का पहला घड़ियाल और कछुओं के लिए प्रजनन केंद्र है, जो कि बेतिया में गंडक नदी के पास स्थापित किया जाएगा। है ना, पूछ दे किस नदी के किनारे, तो याद रखना है गंडक। अगला प्रश्न है, किस दो भारतीय शहरों को भारत की पहली वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है? तो याद रखना है इंदौर एवं उदयपुर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किस शहर को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना है वो शहर है उदयपुर। प्रश्न है, चीन ने हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जो क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तियानवेन-2, जो कि नियर अर्थ एस्ट्रॉयड कामोओलेवा से नमूने एकत्र करेगा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाएगा। यह मिशन कब शुरू हुई थी? तो याद रखना है 28 मई को 2025 को, और कामोओलेवा से नमूने इकट्ठा करके 2027 में यह वापस पृथ्वी पर लौटेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर किस राज्य के खाचन एवं मेनार वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया है? 13 का उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। तो याद रखना है कहीं कहीं पे खाचन रहेगा, कहीं कहीं पर खींचन रहेगा। खींचन और मेनार जो है कहाँ है? तो राजस्थान में है। इसके दो महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड क्षेत्र, जिन्हें हाल ही में रामसर साइट्स के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे भारत में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखना है 91। टोटल वेटलैंड सूची की संख्या हो गई है भारत में 91, जो कि एशिया में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, दैनिक समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हाल ही में जारी किए गए 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं? तो इसका उत्तर होगा 21वें स्थान पर। ये सूची किसके द्वारा बनाया गया था? तो इंडियन एक्सप्रेस समूह के द्वारा। वहीं बिहार से अगर पूछ दे चिराग पासवान का कौन सा स्थान हासिल हुआ? तो 59th। और राजद से तेजस्वी यादव का रैंकिंग क्या था? तो 86 था। वहीं नरेंद्र मोदी का स्थान पहला था और दूसरे स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? 25 का उत्तर है ऑप्शन सी चुनाव का भविष्य, AI के युग में लोग और संभावनाएं। आपको याद रखना है कि भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR में कौन सा रैंक हासिल हुआ है? तो इसका उत्तर होगा 130वां स्थान। प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख चुनौती बताई गई? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बढ़ती असमानताएं। प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे कुंभकोणम वेत्तिलाई को भारत सरकार द्वारा GI टैग दिया गया है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के किस नदी बेसिन में उगाया जाता है? तो 17 का उत्तर है ऑप्शन बी कावेरी नदी बेसिन। यह एक पान का पत्ता है जो कि कावेरी नदी बेसिन में तंजावुर क्षेत्र में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी? 18 का उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कंपनियों का नाम आपको याद रखना है। ये कंपनी होगा एयरबस प्लस टाटा समूह का संयुक्त उपक्रम, है ना। एयरबस प्लस टाटा ग्रुप का जॉइंट वेंचर होगा जो कि कर्नाटक में निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू करेगा। प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप जिला बन गया है? 19 का उत्तर है ऑप्शन ए दीव। आपको याद रखना है दीव पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगर उत्पादन क्षमता बोलें तो 11.88 मेगावाट की उत्पादन क्षमता इन्होंने हासिल किया है सौर ऊर्जा से। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना है ये योजना शुरू हुआ था 2006 में। नीतीश कुमार की पहल पर 9वीं कक्षा की लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि वर्ष 2009 में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की गई थी। प्रश्न है कि 1 जनवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट में बिहार संबंधित कौन सा कथन असत्य है? 21 का उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 4 इसमें असत्य है ना।
पहला, और चौथा असत्य है। बाकी बात बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगा, ये तो मूल रूप से सत्य है। जल जीवन मिशन योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी मूल रूप से सत्य है। अब यहाँ पर है कि पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण 8 जिलों से होकर गुजरेगा। ये कथन जो है वो गलत क्यों है? तो याद रखना है कि पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड तो यह 8 जिलों से होकर नहीं गुजरेगा, बल्कि यह 7 जिलों से गुजरेगा। जो जिला होगा वो शुरुआत होगा सारण से, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया में इसका अंतिम बिंदु होगा। चौथा ऑप्शन गलत इसलिए है कि बिहार में कुल 6 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की मंजूरी मिली है, जो कि मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, बीरपुर, वाल्मीकि नगर में बनेंगे, जो कि पटना के मौजूदा एयरपोर्ट के अलावे होंगे। तो इस कारण से यहाँ पर 3 दिया गया था, 3 नहीं होगा बल्कि 6 होगा। अगर पूछ दे बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है जो कि निर्माणाधीन है, तो याद रखना है भागलपुर के सुल्तानगंज में यह बन रहा है। प्रश्न है भारत रत्न 2024 के किस बिहारी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? यहाँ से नहीं होगा बल्कि यहाँ में होगा। 2024 में किस बिहारी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इन सभी में से हमें उत्तर बताना है। उत्तर होगा कर्पूरी ठाकुर। आपको याद रखना है कि वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, जिनमें से पहला था कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, जिन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। MS स्वामीनाथन, जो कि कृषि वैज्ञानिक थे, इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अगर प्रश्न में पूछ दे कि भारत का पहला भारत रत्न किसे दिया गया, तो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम भारत रत्न दिया गया था। प्रश्न में अगर पूछ दे कि कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो याद रखना है समस्तीपुर के पिंतौजिया गांव में हुआ था, जो कि अब कर्पूरी ग्राम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई 15 विभागों की झांकियों में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उद्योग विभाग। अगला प्रश्न है पंचायती राज मंत्रालय और भारत लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार राज्य को किस श्रेणी में स्थान दिया गया? 24 का उत्तर है सी, निम्न श्रेणी में। आपको याद रखना है कि बिहार को 48.24% अंक मिला है और यह 18वें पायदान पर रहा। प्रश्न है हाल ही में किस क्षेत्र की लगभग 300 वर्ष पुरानी पाषाण काल के पत्थर कला को GI टैग प्रदान किया गया है? 25 का उत्तर है ऑप्शन ए, गया बिहार। याद रखना है यह टैग गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड के पत्थरकटी गांव की मूर्ति कला को दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस गांव का नाम पत्थरकट्टी रखा था। प्रश्न है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित असत्य कथन की पहचान करें। तो 26 का असत्य कथन है सी, बिहार देश में सबसे तेज से विकसित करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर है। यह गलत है, प्रथम स्थान पर यह नहीं होगा बल्कि सेकेंड स्थान पर होगा, द्वितीय स्थान पर होगा। वहीं यह राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है, यह मूल रूप से सत्य है। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना एवं सबसे गरीब जिला शिवहर है, ये भी मूल रूप से सत्य है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 में GSDP 8,54,429 करोड़ रुपये है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मूल रूप से सत्य है। प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस जिले में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है बेगूसराय। अगला प्रश्न है किस आतंकी हमले के परिणाम स्वरूप भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया? 28 का उत्तर है ऑप्शन सी, पहलगांव हमला। प्रश्न है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? याद रखना है 29 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, BR गवई, जो कि नवंबर 2025 में रिटायर हो गए और वर्तमान में जो 53वें CGI हैं उनका नाम है सूर्यकांत। प्रश्न में पूछ दे कि भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे BR गवई साहब, यह आज़ाद भारत में दलित समुदाय से बनने वाले दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जबकि बौद्ध धर्म को मानने वाले वे पहले चीफ जस्टिस थे। इससे पूर्व में 2007 में जस्टिस KG बालकृष्णन पहले दलित CGI बने थे। अगला प्रश्न है
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। याद रखना है, अमीर खुसरो जिन्हें तूती ए हिंद के नाम से यानी कि भारत का तोता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रचना, प्रसिद्ध रचना दाविस्ताने मजाहिब जिसमें अकबर के दीन इलाही को एक नए धर्म की संज्ञा पहली बार दी गई, किसके द्वारा लिखित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मोहसिन फ़ानी के द्वारा यह लिखा गया था, दाविस्ताने मजाहिब। याद रखना है, दाविस्तान ए मजाहिब 17वीं सदी के दक्षिण एशियाई धर्मों की तुलनात्मक कृति है। इसे सन 1665 ईस्वी में फारसी भाषा में लिखा गया था। अगर प्रश्न में पूछ दे कि दीन इलाही जो शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, यह किस ईस्वी में शुरू किया गया था? तो याद रखना है 1581 ईस्वी में। प्रश्न है कि होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हलेवीड। होयसल वंश की राजधानी हलेवीड थी, जिसे पहले द्वार समुद्र भी कहा जाता था। यह स्थान वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है ना? पूछ देगा हलेवीड कहाँ स्थित है वर्तमान में, तो याद रखना है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? 33 का उत्तर है ऑप्शन सी, द्वैतवाद संबंधित है माधवाचार्य से। बाकी बात ए बी डी जो है वो गलत है। क्यों गलत है इसकी चर्चा करते हैं। तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वह होंगे आदि शंकराचार्य। वहीं विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। वहीं द्वैतवाद के प्रवर्तक थे आचार्य निम्बार्क। हो सके तो एक बार इसे पॉज करके पुनः देख लें। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर है उसकी सैन्य कुशलता, जिसमें उसने तुगलमा और अरावा जैसी नई युद्ध नीतियों का इस्तेमाल किया और तोपखाने का उपयोग किया। प्रश्न है, फरीद जो शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ, उसने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की? 35 का उत्तर है ऑप्शन डी, जौनपुर से। गलती से सासाराम पर टिक मत लगा दीजिएगा। आपको याद रखना चाहिए कि फरीद खान का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह सूरी जिनका वास्तविक नाम फरीद खान था, इन्होंने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। वहाँ उन्होंने अरबी और फारसी साहित्य का गहन अध्ययन किया और 1522 ईस्वी को यह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नियुक्त हुआ। यहाँ शेर शाह ने एक शेर को मारा, जिसके बाद बहार खान लोहानी ने उन्हें शेर खान की उपाधि दी। तो प्रश्न में पूछ दे कि शेर खान की उपाधि इन्हें किनके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना है बहार खान लोहानी के द्वारा। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इसी सेट से रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दूसरी वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।